एक और ईंट ढह गई दीवार ज़िंदगी की, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। बहरहाल ये तो एक शायराना अंदाज़ है दोस्तों, बदलते हुए साल को डिफ़ाइन करने का। लेकिन आज इस शो में हम 2023 की कुछ उन घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने इस साल को डिफ़ाइन किया, इसको शेप किया, जिनकी धमक, जिनकी गूंज पूरे साल हमको सुनाई देती रही, और कुछ उन घटनाओं की जिनकी गूंज हमें आने वाले सालों में भी सुनाई देती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। 12 प्रदेशों, 3500 किलोमीटर, 2 यूनियन टेरिटरीज़, 150 दिन से गुजरते हुए राहुल गांधी पैदल चलते हुए उन्होंने अपनी यात्रा का समापन श्रीनगर में 30 जनवरी को किया। मकसद क्या था इस यात्रा का? अब देखें कि किसी को पसंद हो ना पसंद हो, पर यह हकीकत है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी एक लार्जर देन लाइफ इमेज आपको पूरे देश पे हावी नज़र आती है, विदेशों में हावी नज़र आती है, उनके मुकाबले अगर कोई चेहरा आज की तारीख में अभी तक सामने है जिसे आप कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे रहे हैं, भले उनकी पॉपुलैरिटी मोदी से बहुत कम है, जो कि जिसे कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री दौड़ में जो सबसे आगे चल रहे हैं वो कांग्रेस के युवराज ये राहुल गांधी हैं। तो इस यात्रा का मकसद ये था कि साहब राहुल गांधी पे एक जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का एक ठप्पा लगा है कि साहब परिवारवाद से आए हैं, सीरियस नहीं हैं, कभी रहते हैं कभी गायब हो जाते हैं, साल में 70 बार विदेश चले जाते हैं, इनके दौरे नहीं पता चलते हैं, और प्लस उनके ढेर सारे बयानों को जोड़कर कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर उन पे एक जो पप्पू की एक ठप्पा लग गया था उसको हटाना और राहुल गांधी की एक ऐसी इमेज सामने लाना कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक सीरियस कंटेंडर, एक संजीदा उम्मीदवार के तौर पे उनको पेश किया जा सके। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा इस मकसद में कामयाब रही? तो अगर आप देखें तो 2023 में 9 विधानसभा चुनाव हुए। नॉर्थ ईस्ट में 4 थे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 8, और बीच में एक कर्नाटक। तो इन 9 चुनावों में एक कर्नाटक और एक तेलंगाना, ये 2 चुनाव राहुल गांधी ने जीते, 2 उन्होंने जीते, 6 भाजपा ने जीते, और मिज़ोरम में जैसा हम जानते हैं कि एक नई सरकार, एक रीजनल पार्टी की सरकार आई है। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्राइक रेट नहीं कहा जा सकता कि 9 में से आपने सिर्फ 2 चुनाव जीते और आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसने 9 में से 6 चुनाव जीते। तो ये जो एक मकसद था कि अब राहुल गांधी को एक सीरियस कंटेंडर के सामने प्रधानमंत्री मोदी के लाएं, वो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सफ़ल होता नज़र नहीं आया। क्यों नहीं हुआ, इस पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम भारत जोड़ो यात्रा को डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो जनवरी से एक शुरुआत होती है, आपने देखा, और ये एक विचित्र सी शुरुआत थी रामचरितमानस को लेके एक विवाद की, जो कि चंद्रशेखर यादव, जो कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के मंत्री हैं, वो रामचरितमानस को लेके एक विवाद खड़ा करते हैं, अटैक करते हैं उसको, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और दलितों के खिलाफ और शूद्रों के खिलाफ, और तमाम तरह से उसको बताते हैं। ये विवाद बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि 2022 का चुनाव हार गए थे, भाजपा से उन्होंने सपा में एंट्री ली थी और 2022 में वो भी हार गए थे और उनके साहबजादे यानी उनके पुत्र भी हार गए थे, और जाहिर सी बात है वो निराश थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने उनको विधान परिषद में भेज दिया और 6 साल के लिए उनकी जगह मुकम्मल हो गई, मुतमईन हो गए वो, और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस के बहाने पूरे हिंदू धर्म पे ज़बरदस्त प्रहार करने शुरू कर दिए। और बाद में ये विवाद आपको फैलता फैलता बाद में कर्नाटक में आपने देखा प्रियांक खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के हैं और वहाँ पे कांग्रेस में से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको आपने देखा कि उन्होंने सनातन धर्म पे प्रहार किया और उसको कुष्ठ रोग, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या बताया। फिर आपने DMK को देखा, जहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके लड़के उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे खुलकर प्रहार किया। तो ये एक जो जनवरी से शुरू हुआ एक विवाद रामचरितमानस के बहाने एक सनातन को घेरने का, ये पूरे साल चलता रहा और कुछ कुछ दिन का ब्रेक लेके लगातार चलता रहा। तो इस पे भी हम कभी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से सनातन पे
आपको बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक इस देश के बहुसंख्यक जनता जिस धर्म को फॉलो करती है उस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रहार क्यों हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे साल हमको इंगेज रखा और ये पलट पलट के सामने आती रही। फिर एक नॉर्दर्न इंडिया में आ जाएं, उत्तर भारत में आ जाएं, तो एक कुछ सनसनीखेज़ एक फरवरी में आपने देखा उमेश पाल हत्याकांड हुआ। उमेश पाल एक वकील थे, कोई बड़े नामी वकील भी नहीं थे, लेकिन वो बड़े स्तर पे उनका हत्याकांड इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उनकी हत्या में अतीक अहमद का हाथ आया। अतीक अहमद, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक रहे हैं, स्वतंत्र विधायक रहे हैं, फूलपुर से सांसद रहे हैं, उनके भाई विधायक रहे हैं, उनके लड़के भी अब राजनीति में आ गए हैं, उनकी बेगम की राजनीति में बात होती रहती है, शाइस्ता बेगम की, तो और बहुत ही विवादित रहे। एक नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डॉन्स के रूप में, एक अपराधी के रूप में उनकी छवि थी। और ऐसे में जब उमेश पाल की हत्या का सामने आता है और सीसीटीवी पर, यह हत्या सीसीटीवी पर हुई सीसीटीवी पर ही इसकी हत्या नहीं हुई, बल्कि हमने इसमें देखा कि अतीक अहमद का जो लड़का है असद, वो आपको बाकायदा हत्याकांड में पूरी तरह से शामिल नज़र आया, पिस्तौल लेके दौड़ता, गोली चलाता, मारता नज़र आया और उसने अपने चेहरे को भी छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो वो अतीक अहमद जो पिछले कई साल से जेल में हैं और जिनका बड़ा लो प्रोफाइल चल रहा था, एकदम से पूरे देश में इस घटना का जिक्र होने लगा। और इसके जस्ट बाद आपने देखा कि किस तरह विधानसभा में बहस हुई, योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने का दावा किया, असद का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद जेल से निकलकर पूछताछ के लिए बाहर आए अतीक अहमद और अशरफ जब अस्पताल जाते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, तो वहाँ दोनों भाइयों की हत्या हो जाती है और फिर से लाइव टीवी पे, कैमरे पे। तो एक शख्स सांसद रह चुका है, कई बार का विधायक रह चुका है, बड़ा नामी डॉन है, और उसका भाई भी एक बड़ा, उसके ऊपर भी बहुत ढेर सारे अपराधों के मामले हैं और वो भी विधायक रह चुका है, और दोनों भाई ऐसे सरेआम भी सड़क पे, लाइव टीवी पर ऐसे मार दिए जाते हैं। तो ये बड़ा एक दिल दहलाने वाला एक वाक़या था और इसको लेकर पूरे देश में एक लंबी बहस देखी गई। फिर आप आगे आएँ तो आपने देखा कि नगर निगम चुनाव होते हैं, ये 2022 के बाद पहले चुनाव होते उत्तर प्रदेश में, और इसमें भाजपा ने पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा जो कि एक शहरी पार्टी कहलाती है, पिछली बार उसने 15 सीटें जीती थी, इस बार 17 सीटें जीतकर उसने दिखा दिया कि सब शहरों पर उनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर नहीं हुई है और योगी आदित्यनाथ के की सरकार अभी स्ट्रॉन्ग काफ़ी चल रही है। एक और चीज़ जो इस साल उभर के आई कि एक बड़े मुस्लिम पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाने वाले आज़म खान, जिनका पिछले करीब 35 सालों से समाजवादी पार्टी के, तो खैर वो फाउंडर मेंबर थे, उनका मुस्लिम राजनीति में बड़ा एक चेहरा थे और बड़ी उनकी तंज़िया लहजे में बड़ी तीखी ज़बान, और उसके बाद वो हमेशा चर्चा में बने रहते थे। और पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने भारत माता को डायन कहा था, और उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कहने को होता था कि वो हमेशा मीडिया में हाईलाइटेड रहते थे। कभी वो मायावती को कुछ कह देते थे, कभी अम्बेडकर को कह देते थे, कभी जयाप्रदा को कह देते थे, और उनकी तीखी ज़बान के चलते वो हमेशा चर्चा में बने रहते थे। और वो आज़म खान अपना पूरा राजनीतिक गढ़ ख़त्म होता उनका नज़र आया। वो रामपुर में स्वार में चुनाव हारे और रामपुर उनके हाथ से निकलता नज़र आया, जबकि रामपुर 50% से ज़्यादा मुस्लिम ज़िला है। और आज़म खान और उनकी पत्नी और उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला, और वो जो कि जेल से निकल के कुछ दिन पहले आए थे, वापस जेल पहुंच जाते हैं और तीनों अलग अलग जेलों में बंद हो जाते हैं। तो आज़म खान एक बहुत ही एक कद्दावर मुस्लिम पर्सनालिटी, एक बहुत ही मुस्लिम राजनीति का एक बहुत बड़ी हैसियत, वो आपको राजनीतिक रूप से भी ख़त्म होता नज़र आया, अपना गढ़ भी हारता नज़र आया, और पूरा परिवार जेल चला गया। तो यकीनन ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ी घटना थी। मई में हमने नई पार्लियामेंट का भी इनॉग्रेशन देखा, नई संसद का इनॉग्रेशन देखा, और इसको लेके बहुत ढेर सारा विवाद भी हुआ जो शायद दुर्भाग्यपूर्ण था। एक नई संसद में जा रहे थे, लोकतंत्र का मंदिर था, नहीं होता विवाद तो बेहतर था। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से आपने देखा है कि किसी भी एक मुद्दे पे सरकार और विपक्ष आपको एक साथ नज़र नहीं आती। और उसके बाद जाहिर सी बात है अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेके तैयारियां शुरू हो गई। हर
पार्टी ने, हर शख्स ने अपने अंदाज से, हर नेता ने अपने अंदाज से तैयारियां शुरू की। उत्तर प्रदेश के हवाले से देखें तो समाजवादी पार्टी जो कि काफ़ी परेशान चल रही है, लगातार वो 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अपने सारे समाजवादी गढ़ किले उनके ढह गए, कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर, बदायूं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के ऊपर बहुत प्रेशर था और उनके ऊपर एक जो एंटी हिंदू की एक छवि लग रही थी, और ख़ास तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके, उनके बयानों को लेके, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा कम करने के लिए और उसको बराबर करने के लिए उन्होंने अपना चुनाव अभियान की शुरुआत सीतापुर में नैमिषारण्य से की, जो कि आप जानते हैं कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। और वहीं अगर आप देखेंगे, भाजपा ने भी इसी महीने में, जून में, अपनी चुनावी तैयारियां शुरू की। उन्होंने अपना एक दिलचस्प अंदाज में, जिसे कहना जी 4 फ्रंट से तैयारी शुरू की। एक तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री अपने चुनाव अभियान को शुरू करते हैं अजमेर से, जिसको कि हम जानते हैं कि एक मुस्लिम मज़हब से, ये इस्लाम से जुड़ा हुआ एक तीर्थ है। और गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा नांदेड़ में उन्होंने एक गुरुद्वारे से अपना अभियान शुरू किया। और जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत तिरुपति बालाजी से की। और इसके अलावा उन्होंने जो चौथा काम किया इस महीने में, कि उन्होंने सब वो टिफ़िन बैठकें शुरू की, जिसमें भाजपा के जितने पदाधिकारी थे, भाजपा के आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने लंच किया साथ में और चुनावी स्थितियों को डिस्कस किया। तो इनकी स्ट्रैटेजी थी जिसमें आपको प्रधानमंत्री एक मुस्लिम दरगाह में, और अमित शाह गुरुद्वारे में, जेपी नड्डा एक बालाजी में, और बाकी सारे पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी थे वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाते और इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आए। फिर जुलाई में हम देखते हैं दोस्तों कि पूरा विपक्ष इस बात को रियलाइज़ करता है कि साहब, भाजपा को, मोदी को अकेले नहीं हराया जा सकता। तो वो जो एक गठबंधन जिसकी इतने दिनों से बात हो रही थी कि विपक्ष कब एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो वो गठबंधन अपने अस्तित्व में आता है। और उसमें आपने देखा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन, डीएमके, ये सब लोग आपको एक साथ एक मंच पर खड़े नज़र आते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। तो इन्होंने इस गठबंधन का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया रखा, जो कि एक एक्रोनिम है। और इसके तहत माना गया कि साहब हम एक सीट पर एक विपक्षी उम्मीदवार उतारेंगे जिससे वोटों का बंटवारा ना हो। और उसमें एक दिक्कत सिर्फ ये आई कि वोटों का बंटवारा आप कैसे रोकेंगे। ममता बनर्जी का वोट पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है, लालू यादव और नीतीश कुमार का वोट बिहार के बाहर नहीं है, अखिलेश यादव का वोट उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है, मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला का वोट कश्मीर के बाहर नहीं है, और स्टालिन का वोट तमिलनाडु के बाहर नहीं है। और जिनके थोड़े से कॉमन वोट्स हैं, जैसे केजरीवाल और कांग्रेस, तो ये आपको पंजाब में और दिल्ली में एक साथ लड़ने को तैयार नहीं दिखे। ममता बनर्जी आपको पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या वामपंथी दोनों के साथ तैयार नहीं दिखी। और कांग्रेस के और भाजपा के अलावा इकलौती पार्टी जिसके पास दर्जन भर स्टेट्स में वोट हैं, 2% से 22%, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी, वो इसका हिस्सा नहीं थी अब तक। और अब हाल में एक बार फिर से बात हो रही है, ख़ास तौर से ये विधानसभा चुनाव जो 3 हारी है कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके बाद वो बसपा को सीरियसली ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमें बसपा को अपने साथ लाना चाहिए। अब उसमें एक थोड़ा सा एक पेंच ये आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से आपने सुना कि अगर उन्हें लगता है कि बसपा आएगी तो हम वो वॉकआउट कर जाएंगे। तो ये इंडिया अलायंस की अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं और इसके बारे में हम बात तो रेगुलर करते रहते हैं। और हमने इसी साल चंद्रयान भी देखा और मून लैंडिंग भी देखी, जो कि डेफिनेटली एक बड़ा अचीवमेंट था। हमने नए प्रदेश अध्यक्षों को आते देखा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अजय राय को लेके आई। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा उत्तर प्रदेश में पहली बार एक जाट प्रदेश अध्यक्ष लेकर आई। और जाहिर है कि जयंत चौधरी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जयंत भी भाजपा के साथ लड़े हैं, उनके पिताजी अजीत सिंह भी भाजपा के साथ लड़े हैं, उनके कोलिशन में लड़े हैं। पर इस बार जब जयंत लगातार एंटी बीजेपी रुख किए हुए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जाट लाइन में थोड़ा कमज़ोर पा रही है। और धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाकर उन्होंने पहले से जाटों को मैसेज दे रखा है
लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए वो उत्तर प्रदेश इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, 80 सीटें हैं यहाँ पे। ऐसे में उन्होंने पहली बार भूपेंद्र चौधरी के रूप में एक जाट प्रेसिडेंट दिया। महिला रिजर्वेशन भी हमने इस बार देखा, महिला रिजर्वेशन बिल पास तो हो गया और उस पर बड़ा विवाद भी हुआ, उससे क्रेडिट लेने की बात भी हुई, इसकी आलोचना भी हुई, उसमें कोटे के अंदर कोटा भी मांगा गया, लेकिन ये सारी बातें 2029 तक ठंडे बस्ते में चली गई। यानी बिल पास हो के भी अभी आपको इन इफेक्ट प्रभावी नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि अक्टूबर के बाद ये साल अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा, तो आपने अयोध्या वाला राम मंदिर का मामला गरमाना शुरू हो गया और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहली बार अपनी कैबिनेट लगा के की और तब से लगातार राम मंदिर को लेकर राजनीति गर्म है। कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसको न्योता जाएगा, किसको न्योता नहीं जाएगा, कौन न्योता पाकर भी नहीं आएगा, कौन बिना न्योता के आने के तैयार है, वगैरह वगैरह। इसके बहाने से भाजपा लगातार विपक्षियों को घेर रही है और वो राम मंदिर को एक ऐसा इवेंट बनाना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कि जिसका असर चुनाव पे बड़ी तरह से नज़र आए। बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में एक और फैक्टर है और बड़ा फैक्टर है, और जो पिछली बार केवल 13% चुनाव वोट पे और एक सीट पे रुक गई, उसमें भी हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जब मायावती ने आकाश आनंद अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अभी भी मायावती ही पार्टी प्रेसिडेंट हैं, इनफैक्ट सब कुछ हैं पार्टी में, लेकिन आकाश आनंद का रोल बहुत बढ़ता हुआ नज़र आया और ये समय बताएगा कि आकाश आनंद कितने सफल होंगे। दो घटनाएं और जो मुझे लगता है कि जिसकी बारे में बात किए बगैर शायद इस साल का पूरा राउंड अप नहीं हो सकता। एक महुआ मित्रा जो कि आपने देखा कि पार्लियामेंट की बहुत तेज़ तर्रार और बहुत तीखा बोलने वाली बंगाल की टीएमसी की ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद थी और वो हमेशा भाजपा पे, मोदी पे, अडानी पे बड़ी तीखी ज़बान पे हमला करती रहती थी। वो एक ऐसे मामले में फंस गई जब पता चला कि साहब उन्होंने अपना जो संसद का लॉगिन करने का पासवर्ड है वो उन्होंने एक उद्योगपति को दे रखा था, दर्शन हीरानंदानी को, और जो उनकी जगह उनके बिहाफ पे उनके नाम से ऐसे प्रश्न पार्लियामेंट में संसद में डालते थे जिससे उनको अपने बिजनेस में फ़ायदा हो। और ये भी देखा गया महुआ मोइत्रा ने उस उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से तमाम तरह के लाभ उठाने वाली बात भी कबूली, तो संसदीय समिति ने उनको गलत पाया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। पहले भी 2005 में हमने देखा है 11 सांसद ऐसे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और महुआ मोइत्रा ने इस डिस्क्वालिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती दिया, जाहिर है, लेकिन अभी इस खेल का दूसरा भी हिस्सा आना बाकी है जब यकीनन महुआ मोइत्रा को इस मामले को लेके क्रिमिनल चार्जेस भी फेस करने पड़ेंगे। दूसरे आप देखें कि रिकॉर्ड मात्रा में इस बार संसद से 150 से ज़्यादा एमपीज़ सांसद निकाल दिए गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जो ये संसद से इतनी मात्रा में सांसदों का, विपक्षी सांसदों का निष्कासन हुआ, वो तो अपने आप में अभूतपूर्व था ही, पर एक अजीब बात जो देखने को आई कि इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर भी आपको आम जनता में बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट या बहुत ज़्यादा नाराज़गी नज़र नहीं आई। तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक सोचने की बात है कि इतनी एक, जैसे एक तानाशाही एक्ट माना जा सकता है, एक सरकार का एक बड़ा ही निरंकुश रवैया माना जा सकता है, उसको लेकर अगर सरकार के खिलाफ इतनी नाराज़गी या फिर निकाले गए सांसदों के पक्ष में सहानुभूति की वो लहर नज़र नहीं आई जो जाहिर तौर पे नज़र आनी चाहिए, तो ये भी एक सोचने की बात है और इस पे हम डेफिनेटली एक अलग प्रोग्राम पे बात करेंगे। और चलते चलते एक आखिरी बात जो हमने देखी कि खालिस्तान का मुद्दा फिर से गरमा रहा है और बेवजह गरमा रहा है। एक पन्नू करके एक यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, माना जाता है उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उनके मुट्ठी भर समर्थक हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला कि वो एकदम से बहुत हाईलाइट हो गए और खालिस्तान की बात बहुत ज़्यादा, मेरी अपनी जाती राय में खालिस्तान अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। पंजाब में कोई खालिस्तान चाहता नहीं है, सिख खालिस्तान के फेवर में नहीं है, एक नेशनलिस्ट कौम है, लेकिन पन्नू जैसे लोगों ने इसको हवा दे के खड़ा किया और इसलिए भी खड़ा
कि जो कनाडा में एक सेपरेटिस्ट जिन्हें कहना चाहिए निज्जर की जो एक हत्या हुई और कनाडा ने जिस तरह भारत पे इसका आरोप लगाया, और उसके बाद हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास तौर से पाकिस्तान में बहुत ढेर सारे ऐसे लोगों की का मर्डर होते देखा, हत्या होती देखी, जो कि भारत विरोधी तत्व माने जाते हैं या भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त माने जाते हैं, और हर मामले में इसको अज्ञात लोगों का नाम दिया गया। तो इसको लेकर बहुत चर्चा हुई कि क्या रॉ ऐसा करा रही है, भारत की गुप्तचर एजेंसियां ऐसा करा रही हैं, और ये एक काफ़ी चर्चा का इशू रहा। तो ये तो था देश का एक राउंड अप। और इंटरनेशनल स्तर पे अगर आप देखें तो आपने देखा कि यूक्रेन का जो युद्ध है वो अब तकरीबन, रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है वो तकरीबन 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, और वो एक तरह से स्टेलमेट पे। हकीकत ये कि ना रशिया के पास हथियार बचे ना यूक्रेन के पास। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देते देते थक गए हैं और रशिया अपने हथियार एग्जॉस्ट कर चुका है। तो वो वॉर कहीं ना कहीं बिना शहमात के एक तरह से रुका हुआ है, और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, पर कोई भी पक्ष आगे जाने की भी स्थिति में नहीं है। और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं मानता हूँ कि इस बार सबसे बड़ी घटना इस साल की 7 अक्टूबर का हमास का हमला हुआ, जहाँ वो इज़राइल में घुस के उन्होंने, आपने देखा किस तरह लोगों को मारा, किडनैप किया, लड़कियों को, बच्चों को, आदमियों को, बुजुर्गों को, और अभी भी उनके पास ढेर सारे होस्टेजेस बंदी हैं। और उसकी कार्रवाई में जो लगातार 7 अक्टूबर से गाज़ा में एक कार्रवाई चल रही है इज़राइल की, जिसको तमाम लोग कहते हैं कि साहब ठीक है वो आत्मरक्षा में कह रहा है, और तमाम लोग उसका विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो इसको माना जाता है कि इज़राइल एक बार, नेतन्याहू एक बार इसको आर पार की लड़ाई करके गाज़ा, कम से कम वो दूसरी तरफ लेबनान का तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो इनका एक दूसरा पक्ष है गाज़ा पट्टी, जहाँ से हमास उन पे हमले करता रहा है, वो चाहते हैं कि हमास को तो एक बार जितना हमको अंतर्राष्ट्रीय विरोध झेलना है झेल लेते हैं, लेकिन इस खतरे को फॉर वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो ये भी युद्ध एक लगातार चल रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ना यूक्रेन की और ना गाज़ा पट्टी की, दोनों ही लड़ाइयों का कोई जैसे अंत नज़र नहीं आ रहा है कि आपको लगे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा एक, जैसा मैंने कहा था कि हम कुछ उन मुद्दों की भी बात करेंगे जिनकी गूंज आपको आने वाले सालों में सुनाई पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि राम मंदिर के बाद 2 और बड़े मुद्दे इस साल उठे हैं। काशी और मथुरा, दोनों जगह, काशी में सर्वे हो गया और मथुरा में सर्वे होने जा रहा है। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो माना जाता था कि उसके चलते ऐसा नहीं हो सकता, ये हर कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, और कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काम नहीं आ रहा है। और काशी की सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है, ये भी अभी इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक किया जाना बाकी है। मथुरा का सर्वे शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली हम 2024 में या उसके बाद भी, और क्या पता उसके दशकों बाद तक, ये 2 मुद्दे भारतीय जनमानस में घूम फिर कर आएंगे। तो दोस्तों, ये एक राउंड अप था, एक 2023 जो साल जा रहा है उसको नटशेल में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। धन्यवाद।